हेलो डियर स्टूडेंट, भूमंडलीकृत विश्व का बनना या द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के चौथे भाग में आपका स्वागत है। इसके पहले आपने देखा कि किस तरह से विश्व युद्ध में सिर्फ यूरोप की ही नहीं पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्षतिग्रस्त हुई। दो महायुद्धों के बाद अब इसका किस तरह से पुनर्निर्माण किया गया, इसे आप देखते हैं। आप जान सकते हैं युद्ध के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा जान माल की नुकसान हुई। युद्ध के मोर्चे पे तो लोग युद्ध में मारे ही जाते हैं, साथ ही साथ जो लोग हवाई हमले में, जैसे किसी कहीं बम गिरा दिया गया, हिरोशिमा नागासाकी का नाम आपने सुना होगा, किस तरह से बम गिरा करके शहर के शहर तबाह हो गए। तो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसमें लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए और उससे भी बहुत ज़्यादा घायल भी हुए। इसमें आप देख सकते हो 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% मतलब लोग जो थे ये मारे गए या फिर घायल हुए। और इसके बाद जो है सोवियत संघ और अमेरिका तो आप जान ही रहे हैं कि इसकी बैंकिंग व्यवस्था, उद्योग वगैरह बहुत ही ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और साथ ही साथ सोवियत संघ जो पिछड़ा हुआ एक कृषि प्रधान देश था, वो एक उभर करके एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आया। और दो गुट उसके बाद फिर भी बने, अमेरिका और सोवियत संघ, दो शक्तिशाली गुट भी बन गए। अब हम फिर देखते हैं कि किस तरह युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की देन है। तो ये दो महायुद्धों से पहला बहुत दो महत्वपूर्ण सबक हमको मिला। पहला कि बृहद पैमाने पे, जैसे हेनरी फोर्ड जो थे वो बृहद पैमाने या मास स्केल पे क्या करते थे, उत्पादन करते थे। तो ये जरूरी है कि अगर बृहद पैमाने पर उत्पादन हो तो उसके लिए बृहद पैमाने पर कंजम्पशन या उपभोग भी हो। तो इसके लिए क्या जरूरी थी, स्थिर आय और पूर्ण रोजगार जरूरी थी। यानी कि आय इनकम अगर होते रहे तभी जाकर के उपभोग आप कर पाओगे, या फिर रोजगार आपको मिला रहे तो अभी आप उपभोग कर पाओगे। तो इस तरह ये भी एक सबक मिला। साथ ही साथ दूसरा सबक क्या था कि पूर्ण रोजगार यानी कि सरकार जो वस्तु या श्रम पूंजी इस सब की आवाजाही पर क्या करे, कंट्रोल करे उसको। जो इसका जो कीमत है, पहला भाग में क्या था कि कीमत वगैरह जो है उसको भी सरकार कंट्रोल करे, क्योंकि पूर्ण रोजगार देना है, बाजार को स्थिर करना है। और साथ ही साथ जो बाहर से भी सामान आ रहे हैं उन पर भी क्या करे, सीमा शुल्क लगाए या अन्य तरह के टैरिफ वगैरह लगाए, जिससे क्या हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो इसके लिए हम लोग फिर देखते हैं कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है ना, इसमें किस तरह से फिर पूरे विश्व के देशों ने मिल करके किस तरह से आर्थिक व्यवस्था को सही करने का काम किया। तो इसमें हम देखते हैं इसका क्या उद्देश्य था, मेन उद्देश्य क्या था, पूर्ण रोजगार और स्थिरता। तो 1944 ईस्वी में जुलाई ये अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड नामक स्थान पे सम्मेलन हुआ। वहाँ ट्विन सिस्टर जिसको बोला जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हुई। तो इसमें वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी और इसमें IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और पुनर्निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक, इसका क्या हो गया, संरचना हुई या इसका गठन हुआ। तो ये इन दोनों ने काम करना लगभग 1947 हमारे आज़ादी के समय से शुरू किया था। तो भारत भी इसका एक सक्रिय पार्ट था। जब स्थापना हुई तो उस समय इसका इंडिया भी एक सक्रिय पार्ट था। और लेकिन ये सब होने के बावजूद जी अमेरिका की पूंजी इसमें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो इसे वीटो पावर मिला हुआ था। अमेरिका चाहे तो किसी भी फैसले को वीटो पावर यानी कि मना कर सकता है, अगर वो उसके हक में फैसला नहीं हुआ तो उस पर निषेधाधिकार लगा सकता है। तो उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि ब्रेटन वुड्स में विनिमय जो थी वो स्थिर विनिमय दर पर आधारित थी, यानी कि डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो था वो सबसे शक्तिशाली मुद्रा था। और एक अमेरिकी डॉलर लगभग 35 औंस, सोने में भी उसका भाव चेंज होता था, तो 35 औंस सोने के बराबर होता था। तो इस तरह ये डॉलर ही सारे रुपए का, जैसे अभी एक डॉलर मान लो 70 रुपये का मिलता है, तो उस समय भी ये जो थी डॉलर, अब सोने के भाव से भी उसको चेंज कर सकते हैं कि आपके पास एक डॉलर है तो 35 औंस सोना आपके पास रहेगा। तो इस तरह ये बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, जो शुरुआत युद्ध के बाद जब युद्ध खत्म हुआ 1945 के लगभग हर समय पर हर तरह से युद्ध खत्म हो चुका था।
तो इसमें पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जो जापान है इसने बहुत ज़्यादा प्रगति की। इसके व्यापार और आय में भी वृद्धि हुई, बेरोजगारी में भी कमी आई। बेरोजगारी में लगभग 5% की कमी आने लग गई वार्षिक। और 1950 से 70 के दशक में विश्व व्यापार जो है वो सालाना 8% की दर से बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा। और उसके साथ ही साथ वैश्विक आय में भी 5% की वृद्धि हुई। मतलब बेरोजगारी तो कम हो ही रही थी और साथ ही साथ आय भी बढ़ रही थी 5% की दर से। अब हम देखते हैं औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, है ना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी जो था बहुत सारे राष्ट्र थे, खासकर एशिया और यूरोप के बहुत सारे जो राष्ट्र थे वो क्या थे, अभी भी औपनिवेश बने हुए थे, यानी कि गुलाम बने हुए थे। तो इसके बाद जब उसके लगभग 20 दशक के बाद, यानी 20 साल के बाद 50-70 के दशक में बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र हो गए। और साथ ही साथ ये लोग जो ब्रिटेन वुड्स जो थे वहाँ के लोग अब विकासशील देशों पर भी ज़्यादा ध्यान देने लग गए। और लेकिन जो ब्रिटेन और फ्रांस के बहुत सारे उपनिवेश अभी तक बचे हुए थे, तो इन्होंने अब वहाँ की जो कंपनियां थी उन्होंने अपने हितों का ध्यान रख करके वहाँ पे से अपना अधिकार हटाना बंद नहीं किया। तो इस कारण जो विकासशील देश थे वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। तो इन्होंने एक अपना अलग ही समूह बना लिया, जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली बनाई। यानी कि क्योंकि जो सारे IMF और ब्रिटेन वुड्स में जो लोग थे वो सारे औपनिवेशिक देशों के ही लोग थे, अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन वगैरह जो थे, स्पेन वगैरह, तो सारे के सारे वो औपनिवेशिक देश के लोग ही थे। तो ये लोग जो विकासशील देश है वो अपने आप को क्या कर रहे थे, ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने G77 या कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये इसका उद्घाटन किया, मतलब बनाया। और G77 के रूप में ये लोग इकट्ठा हो गए। और उसके साथ इन्होंने क्या इसमें डिसाइड किया कि हमारे जो संसाधन हैं उसको मल्टीनेशनल कंपनियां उसको दोहन ना करके हमारे संसाधनों पर हमारा नियंत्रण हो। साथ ही साथ विकास के लिए हमें अधिक सहायता मिले, है ना। ये लोग वीटो पावर वगैरह ना लगाएं, कम लगाएं, जो भी है। और साथ ही साथ कच्चे माल के लिए भी सही दाम मिले। कच्चे माल आने पौने दाम में खरीद लिया जाता था, तो इसके लिए भी अच्छे दाम मिले। साथ ही साथ तैयार मालों को विकसित देशों में बेहतर पहुंच मिले। अगर वो बाजार में बेचना चाह रहे अपने माल को तो उनका भी रेट अच्छा मिले। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जर्मनी ने हमारे कपड़ों पर, इंडिया के कपड़ों पर क्या किया, रोक लगा दिया कि नहीं, इसके जो कपड़े की क्वालिटी की डाई है वो बहुत ही खराब क्वालिटी की है। ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग अपने जो थे व्यापारियों का उसका प्रोटेक्शन कर रहे थे। हमारी क्वालिटी उतनी भी खराब नहीं थी। उन लोग डाई के मामले में क्या करते थे कि नहीं, ये खराब क्वालिटी के देते हैं, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। तो इस तरह से ये लोग जो हमारे माल हैं उनका अच्छा दाम मिले, इसका भी उन्होंने बात रखा। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। ब्रिटेन वुड्स अभी तक अधिकतर किस पे ये था, इनका अधिकार किन पे था, औपनिवेशिक जो देश थे उनका ही इस पे ज़्यादा अधिकार था, शक्तिशाली देशों का ही अधिकार था। तो अब उसके बाद फिर धीरे धीरे व्यवस्था चेंज होने लगी। और ब्रिटेन वुड्स का कैसे समापन हुआ उसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे औपनिवेशिक देशों के साथ ही ये थे जो भी इसका नियंत्रण कर रहे थे, ये ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका वगैरह। तो अब ये जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी जो डॉलर के साथ एक्सचेंज होती थी, है ना, ये अब क्या होगी, फ्लोटिंग रेट, क्योंकि हर एक देश की करेंसी का दाम ऊपर नीचे होने लगा। तो इसके चलते तैरती या अस्थिर विनिमय दर प्रणाली आई। इसमें क्या हर एक समय डॉलर का के अलावा और भी येन है, पाउंड है और बहुत सारी जो मुद्राएं हैं उनके में ये क्या होने लगा, फ्लोट करने लगा उसका मूल्य। तो ये नई व्यवस्था आई। और साथ ही साथ विकासशील देशों ने समय समय पर जो कर्ज का संकट पैदा होता था, ये खासकर लैटिन अमेरिका देश जो डच, गयाना, सुरिनाम वगैरह आपने पढ़ा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्ज का संकट पैदा होने लगा और बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो लेकिन फिर क्या हुआ, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया रोजगार का, मतलब लोग वहाँ पे यूरोप वगैरह चाहे अमेरिका में वहाँ के लोगों का पेमेंट बहुत हाई होता है अभी भी। तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी वो अलग अपना कंपनियाँ सेटअप करने लगी, चाइना में या इंडिया में या फिर ब्राज़ील में। तो यहाँ पे 1949 के बाद चाइना जो है अपने आप को कम्युनिज्म के चलते अलग करने लगा था। लेकिन 1990 के दशक आते आते
क्योंकि बहुत सारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, तो चाइना ने भी अपना द्वार खोल लिया। आप देख सकते हैं कि अभी जितने भी मोबाइल्स आते हैं, घड़ियाँ आती हैं, टीवी आती हैं, तो चाइना मेड होते हैं, खिलौने आते हैं चाइना मेड होते हैं। तो चाइना ने, क्योंकि यहाँ श्रम बहुत सस्ता होता था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं आती थी जहाँ पे यूरोपीय और अमेरिकी कंट्री के ये अपेक्षा, तो बहुत सारी कंपनियां क्या करने लगी, चाइना में, इंडिया, ब्राज़ील वगैरह में सेटअप होने लग गई और साथ ही साथ यहाँ पे कम वेतन में और यहाँ पे ज़्यादा लोगों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को मुनाफा होने लगा। इस तरह हम देखते हैं कि ब्राज़ील, भारत, चीन, अभी जैसे ब्रिक्स देश हम लोग देख रहे हैं कि ये नई शक्तिशाली विकासशील देश भी जो हैं वो नई शक्तिशाली उभर करके आए। ये सब किसकी देन है? ये ग्लोबलाइजेशन की देन है। 90 के दशक में जहाँ ये लोग कर्जे में डूबे हुए थे, तो ये भूमंडलीकृत विश्व कहाँ स्टार्टिंग से आप इतिहास से देख रहे हैं किस किस तरह से बड़ा चेंज हुआ, बीमारियां आई, चाहे फिर औपनिवेश बने, युद्ध हुए, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे हम लोग वैश्वीकरण की तरफ बढ़ चले। थैंक यू।